हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं यूनिट नंबर 1 से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन ऑफ मनी। इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि मनी के क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या रोल है। तो आज के डेट में प्रेजेंट इकोनॉमी के अंदर जो मनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो हमारी कंट्री में सेंट्रल प्लेस है उसका। मतलब कि कोई भी एक्टिविटी करनी हो आप कैसे कर सकते हो? पैसों के थ्रू। क्या पैसों के बिना कोई भी चीज हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो फंक्शंस मनी जो है, मनी के फंक्शंस वो हमने इस वीडियो में दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टैटिक और ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ मनी और दूसरा मैं एक्सप्लेन करूंगा डायनेमिक और नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ मनी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टैटिक और ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ मनी से। तो मनी ना पैसिव टेक्निकल मीडियम है जो कि चार तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और मींस ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इस तरह से टोटल चार अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टैटिक और ट्रेडिशनल फंक्शन। तो सबसे पहला है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो मनी जो है ना सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, इस वजह से इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। साथ साथ में हम लोग कोई भी चीज खरीदनी हो, चाहे वो फिर गुड्स हो या सर्विसेज हो, हम आसानी से खरीद सकते हैं पैसों के थ्रू। मेरे को ये बताओ पैसों की जरूरत किसको नहीं है? सभी को पैसों की जरूरत है, इसलिए मनी ना सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी बात करें तो कोई भी पर्सन अपनी प्रोडक्ट बेच सकता है और पैसा ले सकता है और वो कोई भी चीज को खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। किसके थ्रू? पैसों के थ्रू। पहले ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी बार्टर सिस्टम के अंदर, बट मनी ने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जैसे पहले क्या था कि बार्टर सिस्टम करनी है तो आप शीप दो, सामने गोट लो। अगर मान लो गोट वाले को शीप नहीं चाहिए तो वो आपको नहीं बेचेगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बट अगर आपको गोट बेचनी है तो तुरंत पैसा ले लो और आपको गोट खरीदनी है तो पैसा दो, गोट खरीद लो। मतलब पैसे की जरूरत ना सभी लोगों को है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको पैसे की जरूरत ना हो। और मनी ना डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मान लो मेरे को जैसे गोट खरीदनी है, ठीक है, तो मेरे को अगर मान लो एक खरीदनी है तो खरीद सकता हूं। बट पहले क्या होता था कि मान लो वीट देने हैं और मेरे को गोट जो है मेरे पास कम वीट है और मेरे को गोट भी चाहिए, तो क्या मैं आधी थोड़ी काट दूंगा गोट को? बट पैसा क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। मैं कुछ पैसा दूंगा, अगर मेरे को कम चाहिए तो ज्यादा चाहिए तो मैं ज्यादा पैसा दूंगा, इसलिए इसको डिविजिबल बोला जाता है। क्लियर हुआ? इसलिए पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। आज की डेट में जो पैसा है ना मनी, वो परफॉर्म करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट साथ साथ में ये मेजरमेंट ऑफ वैल्यू भी है। मतलब हर कॉमोडिटी को पैसों के फॉर्म में मेजर किया जाता है। जैसे कि मान लो आपको आज की डेट में अभी के अभी मान लो दूध खरीदना है, मिल्क खरीदना है, तो आप दुकान जाओगे, जो भी उसका रेट होगा 50 रुपए लीटर या 60 रुपए लीटर, वो तुरंत खरीद लोगे। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारी दिक्कतें होती थी बार्टर सिस्टम में कि भाई अगर मान लो मेरे को कपड़े चाहिए, मैं सामने वीट दे रहा हूं तो कितने कपड़े मिलेंगे और कितने वीट में दूंगा, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट पैसे आने की वजह से एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, साथ साथ में मेजरमेंट ऑफ वैल्यू भी है। मनी इनफैक्ट यहाँ पे एक्ट कर रहा है कैलकुलेशन के लिए, कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग गुड्स के प्राइसेस को, इसलिए मनी को यूनिट ऑफ कैलकुलेशन भी कहा जाता है। एज इन वेट्स हम लोग मनी को मतलब पैसे पे कर सकते हैं। वेट्स का अलग अलग रेट होता है, ग्राम है, लेंथ है, फिर मीटर है, फिर लिक्विड के अंदर लीटर है। मतलब वेट्स में ग्राम हो गया, लेंथ के अंदर मीटर हो गया, लिक्विड में लीटर हो गया। ये सब क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है और उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? पैसा पे करेंगे। और सर्विसेज के सामने भी हम क्या करते हैं? पैसा पे करते हैं। मतलब हमको पता है कि मेरे को दूध लेना है तो 60 रुपए लीटर मेरे को दूध मिलेगा। अगर मैं आधा लीटर लूंगा तो मेरे को 30 रुपए देने हैं, अगर मैं 2 लीटर लूंगा तो मेरे को 120 रुपए देने हैं। तो इस तरह से क्या है? पूरा स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू है मनी। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3 एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? कि चीजों को स्टोर कैसे करें, क्योंकि कुछ चीजें लिविंग थिंग होती तो कोई चीजें नॉन लिविंग थिंग होती। लिविंग थिंग यानी कि मान लो कि मैं गाय भैंस का व्यापार कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं उसको स्टोर कहां करूंगा? ठीक है, उसकी स्टोर की जगह क्या? क्या मैं पिंजरे में बंद करूंगा? मर जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो स्टोर की बड़ी दिक्कत आती थी पहले के टाइम पे। पहले डर भी था खो जाएगा, क्वालिटी खराब हो जाएगी। मान लो वीट है तो वीट को स्टोर करने की जगह नहीं थी, वीट की क्वालिटी बाहर पड़े पड़े खराब हो जाती। ऐसी बहुत
बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट अब आ गया है मनी, और मनी आने की वजह से हम लोग पैसे को लॉन्ग टाइम तक बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और फ्यूचर के अंदर कोई भी तरह की डिफिकल्टी आती है तो उस टाइम पे उन पैसों को यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो जो मनी है ना उसको बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, और सामने हम लोग क्या अर्न करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं, जो कि हमारी इनकम है। तो पैसे से हम इनकम भी अर्न कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम में अर्निंग जैसा कुछ था ही नहीं। फिर बात करें तो वैल्यू जो है मनी की वो कभी भी सेम नहीं रहती, ये भी बात याद रखना कि अपने पास जो पैसा है ना उसकी वैल्यू कभी सेम नहीं रहती, ठीक है। अगर मान लो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, तो अपनी जो वैल्यू है ना पैसों की वो कम हो जाती है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, आज से 30 साल पहले 100 रुपए की कीमत पता है कितनी थी? अगर आप मॉल में जाते ना तो 100 रुपए से पूरी ट्रॉली भर के चीजें खरीद सकते थे 30-40 साल पहले। बट आज की डेट में अगर आप मॉल में जाते हो तो 100 रुपए में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ एक चॉकलेट खरीद के आओगे, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल हुआ कि हमारे पास जो पैसा है उस टाइम पे भी 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए, बट पहले के 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, बट आज के 100 रुपए की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। इस वजह से मनी के अंदर लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 4, मनी एज अ मींस ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, मतलब मॉडर्न सिस्टम में जो प्रोडक्शन होता है ना जिससे डिफर्ड पेमेंट बड़ा है, जैसे आपको बात करूं लेबर या तो फिर कोई सैलरीड एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, उनको वेजेस कब मिलते हैं? एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ खत्म होने पे मिलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडर जो है वो कभी कभी अपने बिल 2-3 महीने तक उधार पे भी वो बेचता है, 2-3 बिल का पेमेंट लेना भी उसका मार्केट से बाकी होता है। तो ये सारी सिस्टम कब आई? मनी आने की वजह से, क्योंकि मनी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि मनी आया तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट भी हो गया, और साथ साथ में पेमेंट करने के लिए भी मनी का यूज किया जाता है, जिस वजह से हम कहेंगे कि इट गॉट स्टेबिलिटी इन वैल्यू। जो वैल्यू है उसकी स्टेबल हो चुकी है। मतलब से फॉर एग्जांपल मेरे को मान लो इतना पैसा पे करना है तो उतना करना है, ठीक है। मेरे को पता है एक स्टेबल प्राइस है कि इतने रुपए मेरे को पे करने हैं, इतने रुपए मेरे को लेने हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे इसको डिफर्ड पेमेंट। और साथ साथ में कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए या तो कोई तरह के डेट को सेटल करने के लिए भी हम पैसों का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमने पढ़ा स्टैटिक और ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ मनी, जिसमें 4 पॉइंट्स थे। अब मैं आपको बताऊंगा बीकॉम सेम 3 के हमारे कोर्स के बारे में, कि हमारा जो पूरा कोर्स है जिसमें हम 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और अभी एग्जाम बहुत नजदीक है, जिस वजह से अभी इस कोर्स पे हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप लोग हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हमारे कोर्स में 6 के 6 सब्जेक्ट का फायदा उठाए। और अगर अभी आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट सेम में जरूर आप लोग सब ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है डायनेमिक और नॉन ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ मनी। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है इकोनॉमिक ट्रेंड्स। इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या है? तो जो पैसे का वॉल्यूम होता है ना और उसकी जो मोबिलिटी होती है वो अफेक्ट करती है जनरल प्राइस लेवल को इकोनॉमी के अंदर। अगर मान लो कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ता है तो उससे ना प्रोडक्शन बूस्ट होगा, जबकि अगर मान लो प्राइस जो है वो रिडक्शन होगा तो उसमें जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सिंपल चीज है, जब महंगाई बढ़ती है ना तो लोग प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट होता है, और जब प्राइस कम होती है यानी कोई चीज की प्राइस बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है। जैसे टमाटर का कुछ टाइम पहले प्राइस बढ़ गया था तो क्या हो गया था, लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया टमाटर का, जिससे वापस वो प्राइस आ गया। बट मान लो कि कोई चीज है जिसकी डिमांड ही नहीं है तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मनी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मनी की वजह से जो पूरा इकोनॉमिक ट्रेंड है वो बदल सकता है पूरी इकोनॉमी का। मतलब पूरा जो ट्रेंड है कि मार्केट पूरा बूम में है, डिप्रेशन में है, रिसेशन में है, किस पीरियड में है, वो पैसों के थ्रू हो सकता है। मतलब यहाँ पे बात की गई है इकोनॉमिक ट्रेंड की कि मार्केट ग्रो कर रहा है, डाउनफॉल पे है, कैसा है, वो पूरा पैसों के थ्रू होता है। दूसरा बात करें तो एनकरेजमेंट टू डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, आपको पता है डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि लोग, जैसे मान लो मैं हूं, क्या मैं पढ़ा भी रहा हूं, मैं फर्नीचर का भी काम कर रहा हूं, मैं प्लेन भी उड़ा रहा हूं, सब मैं करूंगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? और क्या मैं सब चीज में एक्सपर्ट हो पाऊंगा? नहीं। तो आज की डेट में इकोनॉमी के अंदर कैसा हो गया, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज है सबका, सब वही काम कर रहे हैं जिसमें उनको मजा आती है, जिसमें उनका एक्सपर्टीज है, जिसमें उनका नॉलेज है, तो उसको ही बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। पैसा आने की वजह से ना डिवीजन ऑफ लेबर में एनकरेजमेंट हुआ। बल्कि पहले जब बार्टर सिस्टम चलती थी ना तब ऐसा था कि भाई सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मैं कपड़े भी सिल रहा हूं, मैं वीट भी उगा रहा हूं, मैं गाय भैंस भी पाल रहा हूं, सब कुछ मेरे हाथ में ही है, ठीक है। बट पैसे आने की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर हो गया,
हर पर्सन अपनी स्किल्स का यूज कर रहा है और गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसके इंटरेस्ट और उसके सेल करके, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, उसको बेचेगा, अर्निंग करेगा, पैसा कमाएगा और वो पैसा आएगा। जैसे मान लो मैंने कोई चीज प्रोड्यूस की जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं, मैंने बेची, मेरे पास पैसा आया। अब मैं वो पैसों से क्या करूंगा कि मेरे को जो जो चीजें जरूरी है, मेरे को जो चीज की रिक्वायरमेंट है, उन पैसों से मैं वो सारी चीजें खरीदूंगा। तो इस वजह से मैं बेच के पैसा लाऊंगा, वो पैसों से मैं मेरी जरूरतें पूरी करूंगा। तो इस तरह से मनी के आने की वजह से ये सारा डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हुआ है। ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से स्पेशलाइजेशन आया और साथ साथ में प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ा है पूरी कंट्री में। और साथ में बात करें तो जो प्रोडक्टिविटी है लेबर्स की वो भी बढ़ी है, क्योंकि वो लोग वही काम कर रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिनमें उसका नॉलेज है। और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, खर्चा है कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने का, वो भी कम हो जाता है और गुड्स जो है वो सस्ते में मिलते हैं और डिमांड जो है मार्केट में और ज्यादा क्रिएट होती है। तो इस तरह से ये था दूसरा पॉइंट, डायनेमिक और नॉन ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ मनी का। तीसरा पॉइंट है टू टर्न सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी इकोनॉमी के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है तब कंट्री में इक्विलिब्रियम जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, मतलब इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट सब चीज बढ़िया होता है। और मनी ही एक ऐसा है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं सेविंग से इन्वेस्टमेंट के अंदर। यानी आज मैं कोई पैसा बचा रहा हूं तो उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो मनी चेंज हो सकता है सेविंग से इन्वेस्टमेंट में। एंड फॉर द एज द यूज ऑफ मनी हैज इंक्रीज, जैसे पैसों का यूज बढ़ा है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट भी एग्जिस्टेंस में आए हैं। ये आपने आईएफएस में पढ़ा होगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट भी एग्जिस्टेंस में आए हैं, वो भी डेवलप हो गए हैं। और ये एक मेन फंक्शन है मनी का कि हम सेविंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, जिससे हमारा पैसा बढ़ता चला जाए। बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरह से मैंने आपको बताई ये फंक्शंस ऑफ मनी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।